हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सूर्यकांत चतुर्वेदी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसे बेटा आपको मालूम है, हम कक्षा 12 का जो टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो है आज़ाद हिंद फौज। और आपको मैंने पहले बता भी दिया था, अपना जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर कौन सा चल रहा है, 6 चल रहा है। और चैप्टर 6 के अंदर हम आज़ाद हिंद फौज के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो बेटा, जैसे कि आज़ाद हिंद द्वितीय विश्व युद्ध में दिसंबर 1941 में जापानियों ने उत्तर मलाया में ब्रिटिश सेना को पराजित कर दिया। किसको पराजित कर दिया था? ब्रिटिश सेना को। इसके बाद में मलाया में कैप्टन मोहन सिंह के मन में आज़ाद हिंद फौज के गठन का विचार आया। जो कैप्टन मोहन सिंह है उनके दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना अपन एक आज़ाद हिंद फौज का गठन किया जाए। ब्रिटिश भारतीय सेना के कैप्टन मोहन सिंह ने भारतीय सैनिकों के साथ जापानी फौज के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। फरवरी 1942 को सिंगापुर के पतन के बाद 40,000 भारतीयों को युद्ध बंदियों को जापान में महफूज फूजीहारा ने कैप्टन मोहन सिंह को सौंप दिया। 23 जून 1942 को बैंकॉक में रासबिहारी बोस की अध्यक्षता में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई बेटा? भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की गई। बैंकॉक सम्मेलन में यह निश्चित किया गया कि भारतीय सैनिकों एवं पूर्व एशिया के भारतीय नागरिकों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाई जाए और 1 दिसंबर 1942 को भारतीय युद्ध बंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई। कब की गई? 1 सितंबर 1942 को। 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई। इसकी पहली डिवीज़न का गठन के साथ नियत रूप से स्थापना 1 सितंबर 1942 को की गई। जब इसका पहली डिवीज़न का गठन कर दिया गया, उसके साथ में इसकी जो स्थापना है 1 सितंबर 1942 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। ठीक है। रासबिहारी बोस द्वारा निमंत्रण मिलने पर सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पनडुब्बी द्वारा जापान गए और जून 1943 में सुभाष चंद्र बोस जापान के टोक्यो में पहुंचे। कहाँ पहुंचे बेटा? जापान के टोक्यो के अंदर पहुंचे। और सुभाष चंद्र बोस ने टोक्यो रेडियो पर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति की घोषणा कर दी। और उन्होंने ब्रिटिश जो शासन है उसके विरुद्ध किसकी घोषणा कर दी? सशस्त्र क्रांति की घोषणा कर दी। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे और जहां 4 जुलाई 1943 को रासबिहारी बोस ने पूर्व एशिया में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के नेतृत्व में सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष बने। किसके अध्यक्ष बने? भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के कैथहाल में अस्थायी भारतीय सरकार की स्थापना की घोषणा कर दी। जापान, जर्मनी, इटली, बर्मा, चीन, थाईलैंड, फिलीपींस, मंचूरिया आदि की सरकारों ने आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार को क्या दे दी? मान्यता दे दी। सुभाष चंद्र बोस ने जापान के सेना अध्यक्ष को इस बात के लिए सहमत कर लिया कि भारत बर्मा सीमा पर आज़ाद हिंद फौज भी जापानी सेना के साथ अंग्रेजी सेना के विरुद्ध लड़ेगी। किसके साथ में? जापानी सेना के साथ अंग्रेजी सेना के विरुद्ध लड़ेगी। अब सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के समक्ष दिल्ली चलो का नारा दिया। कौन सा नारा दिया बेटा इन्होंने? दिल्ली चलो। किसका नारा दिया? दिल्ली चलो का नारा दिया।
उन्होंने अपने भाषण में कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और सुभाष चंद्र बोस ने अपने भाषण में क्या कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से संबोधित किया। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता शब्द से संबोधित करने वाले व्यक्ति कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता शब्द से संबोधित किया और उन्होंने कहा, रेडियो पे गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के स्वाधीनता का आखिरी युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं कि अब तो भारत की स्वतंत्रता का, उन्होंने कहा, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध प्रारंभ हो चुका है और राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के लिए इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय रंगून तथा सिंगापुर में बनाया गया और इसका मुख्यालय कहाँ था? रंगून और सिंगापुर। गांधी, सुभाष और नेहरू ब्रिगेड बनाई गई। गांधी, सुभाष और नेहरू ब्रिगेडियरों को बनाया गया। झांसी की रानी रेजिमेंट के रूप में महिलाओं का दल बनाया गया और झांसी की रानी रेजिमेंट है उसके रूप में अगर देखा जाए तो किसका दल बनाया गया? महिलाओं का दल बनाया गया झांसी की रानी रेजिमेंट की तरह। और अंडमान निकोबार टापुओं को अधिकार में लेकर आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज्य द्वीप रखा। अंडमान का नाम क्या रख दिया? शहीद द्वीप रख दिया, शहीद द्वीप, और निकोबार का नाम जो रखा स्वराज्य द्वीप रख दिया। इन द्वीपों पर भारत का झंडा फहराया गया। क्या फहराया गया? भारत का झंडा फहराया गया। और उसके पश्चात में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने जापानी फौज के साथ कोहिमा पर कब्जा कर लिया और भारत का तिरंगा झंडा फहराया। आज़ाद हिंद फौज इम्फाल पहुंच गई और जून 1944 के बाद जापान आगे नहीं बढ़ सका और आज़ाद हिंद फौज को रसद सामग्री, गोला बारूद, दवाइयों की कमी के कारण परेशानी उठानी पड़ी। अगस्त 1945 को जापान ने अपनी पराजय के बाद आत्मसमर्पण कर दिया था और अगस्त 1945 में जब जापान की पराजय हुई तो उसने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को फार्मोसा के तोई होकू हवाई अड्डे से विमान से जैसे ही रवाना हुए, विमान में आग लग गई। जापानी सूत्रों के अनुसार सुभाष चंद्र बोस घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया। जो जापानी सूत्र बताते हैं वो कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को घायल अवस्था में कहाँ लाया गया था? अस्पताल में लाया गया था। जापान के युद्ध में पराजय के बाद आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों एवं सैनिकों को गिरफ्तार कर युद्ध बंदी के रूप में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार कर युद्ध बंदी के रूप में क्या किया गया बेटा? युद्ध बंदी के रूप में भारत लाया गया। कहाँ पर लाया गया? भारत। शाहबाज खां, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो एवं कर्नल सैगल सिंह पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों एवं सैनिकों की रिहाई के लिए देश में आंदोलन हुआ। भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ कारचू, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू आदि ने बचाव के पक्ष के वकील के रूप में न्यायालय में इन अधिकारियों के मुकदमे की पैरवी की। सैनिक न्यायालय में इन अधिकारियों को मृत्युदंड की सजा दी गई। पूरे देश में इस निर्णय के विरुद्ध जन आंदोलन हो गए। भारतीय जनता में तीखी प्रतिक्रिया को देखते हुए तत्कालीन वायसराय
वायसराय लॉर्ड बेबल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए इसकी सज़ा माफ़ कर दी। जब देखा भारतीय जनता में इस चीज़ का तीखी प्रतिक्रिया चल रही है तो उस समय तत्कालीन वायसराय कौन थे? लॉर्ड बेबल थे। कौन से? लॉर्ड बेबल थे। तत्कालीन वायसराय जो थे वो लॉर्ड बेबल थे। उन लॉर्ड बेबल के द्वारा तत्कालीन वायसराय जो लॉर्ड बेबल थे उनके द्वारा बेबल के द्वारा अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए इनकी सज़ा माफ़ कर दी गई। और आज़ाद हिंद फौज के त्याग व बलिदान ने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की भावना को तीव्र कर दिया। अब लोग शीघ्र ही स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के बचाव के लिए चलाए जा रहे आंदोलन में विभिन्न वर्ग के लोग सम्मिलित हुए। राजनीतिक दल के साथ व्यवसायी, ब्रिटिश सैनिक, युवा बहुत बड़ी संख्या में बचाव के पक्ष में आए। छात्र बहिष्कार करने लगे। ब्रिटिश व्यवसायियों ने दुकानें बंद कर दी और इसका प्रभाव ब्रिटेन के नौसेना स्थल पर भी देखने को मिला। किस पर मिला? ब्रिटेन के नौसेना स्थल पर भी हमको देखने को मिला। और फरवरी 1946 में बम्बई की नौसेना के विद्रोहियों ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को छोड़ने की मांग की। गुप्तचर ब्यूरो के निदेशकों ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को रिहा करने के लिए चलाए जा रहे आंदोलन में कहा कि शायद कोई और मुद्दा हो जिसमें भारतीय सैनिकों ने इतनी दिलचस्पी दिखाई हो। यह कहना गलत नहीं होगा कि इनके प्रति सहानुभूति बहुत मिली है। यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सैनिकों को रिहा करने के लिए आंदोलन चलाया तो गुप्तचर ब्यूरो ने ये कहा कि पहला मुकदमा होगा जिस पर इन सैनिकों के प्रति सभी लोगों की सहानुभूति प्राप्त हुई है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके पिता जानकी दास और माता प्रभावती थे। प्रारंभिक शिक्षा कटक में हुई। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त की और उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? कलकत्ता विश्वविद्यालय से। 1920 ईस्वी में इन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की। ICS जैसी नौकरी को छोड़कर उन्होंने देश सेवा का संकल्प लिया। इसके लिए इन्होंने राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। और इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास थे, जिनके मार्गदर्शन में इन्होंने कार्य किए। सुभाष चंद्र बोस ने असहयोग आंदोलन में बड़ी सक्रियता से भाग लिया। दिसंबर 1921 में इन्हें गिरफ्तार कर 6 माह की सज़ा सुनाई गई। गांधी के असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाने पर इन्होंने दुख भी व्यक्त किया। जब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना की तब इन्होंने स्वराज्य दल के विचारों का प्रसार किया। 1924 में चित्तरंजन दास के कलकत्ता महापौर बनने पर इन्हें कलकत्ता निगम का कार्यकारी अधिकारी बनाया गया। जब चित्तरंजन दास 1924 में कलकत्ता के महापौर बनाए गए तो इनको क्या बनाया गया? वहाँ का कार्यकारी अधिकारी बनाया गया। कलकत्ता की क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण अंग्रेजी सरकार ने इन्हें क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। और अंग्रेजी सरकार के द्वारा इनको क्या कर लिया गया? सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। और इन्हें 3 वर्ष के लिए मांडे जेल में निर्वासित कर दिया गया। इन्होंने 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट की औपनिवेशिक स्वराज की मांग का विरोध करते हुए पूर्ण स्वराज की मांग की बात कही। इन्होंने कहा कि नेहरू की रिपोर्ट का इन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो अब औपनिवेशिक स्वराज नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हीरापुरा अधिवेशन 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। अगले वर्ष इन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। और कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में इन्होंने महात्मा गांधी के
महात्मा गांधी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया। कांग्रेस की कार्यकारिणी में गांधी जी के समर्थकों का बहुमत था। महात्मा गांधी से सुभाष चंद्र बोस के वैचारिक मतभेद थे। कांग्रेस की कार्यकारिणी में मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने एक नए दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और सुभाष चंद्र बोस को आगामी 3 वर्षों के लिए कांग्रेस के किसी भी निर्वाचित पद के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। उन्हें 3 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया कि वह कांग्रेस के किसी भी पद पर वह निर्वाचित नहीं किया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने भारतीयों से अंग्रेज़ों की सहायता न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आप भारतीयों से कि आप अंग्रेज़ों की सहायता न करें। वे भारत के स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश सरकार के विरोधी देशों की सैनिक सहायता प्राप्त करने के पक्षधर थे। 2 जुलाई 1940 को भारतीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत इन्हें गिरफ्तार किया गया। जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया गया और इन्हें जेल से रिहा कर कलकत्ता के हैनिंगन रोड में स्थित इनके घर पर ही कड़े पहरे के अंदर नज़रबंद किया गया। 16 जनवरी 1941 को अंग्रेज़ों को चकमा देकर ये घर से निकल गए और पठान का वेश में छुपते हुए काबुल पहुँचे। वहाँ उन्होंने रूस में होते हुए जर्मनी के बर्लिन पहुँचे। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से मुलाकात की और जर्मनी में इन्हें नेताजी कहकर पुकारा गया। क्या कहकर पुकारा गया? नेताजी कहकर। सुभाष चंद्र बोस के निमंत्रण पर सुभाष बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस जापान पहुँचे। कहाँ पर पहुँचे? जापान पहुँचे। आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली और जापानी सूत्रों के अनुसार वायुयान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 में इनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु को संशय को लेकर आज भी यह स्थिति बनी हुई है। तो बेटा आज हमने जो पढ़ा क्रांतिकारी दल और एवं गतिविधियों के अंतर्गत आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा। मुझे आशा है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कल नए टॉपिक राजनीतिक आंदोलन में 1985 से लेकर 1960 तक उदारवाद का उदय और विकास के बारे में हम पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप पढ़ रहे हैं इतिहास बाय हिस्ट्री बाय सूर्यकांत सर और आप में से इसी तरीके से जुड़े रहिए और मेरी कक्षाओं का फ़ायदा उठाइए। बेटा आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।